Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express। जैसा कि हम लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं, हम दोनों न्यूज़पेपर्स को कवर कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स के दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आज डेट है 10 दिसंबर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जैसा मैं आपको हर रोज रिमाइंड करता हूँ दैट टिल 20 दिसंबर आई एम नॉट गिविंग मच टाइम टू दिस एनालिसिस और गिविंग द एक्स्ट्रा notes on it. Okay, nor I am making any more lectures on 450 plus till then, and the brainstorming session. Okay, sometime I post it on the Telegram channel, sometime I don't. Okay, but from 20th December, all these things will get regular. एंड इन एडिशन ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें जो भी हम लोग देखते हैं टॉपिक्स, उनके अलग अलग डायमेंशंस, उन सबको हम प्रॉपर मॉर्निंग में आपको दिए जाएंगे ताकि आप लोग खुद लिख सकें, और रात को हम लोग उसको वीडियो के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक सेल्फ इवेल्युएशन भी हो जाएगा। ठीक है, ऑल दैट फ्रॉम 20 दिसंबर, बट ऑब्वियसली ऑल दिस कम अंडर अ पेड कोर्स। ओके, दैट यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर है एनआईए। ठीक है, तो मैं आपको पहले एनआईए पर रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक इंडियन एक्सप्रेस सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल गए होंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना एनआईए एक्ट के बारे में। ठीक है, इस एक्ट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। यहाँ पर राम टेम्पल की वजह से रियल स्टेट में बहुत बूम आया हुआ है अयोध्या में, तो वो ऑब्वियस भी था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हैं वहाँ लैंड के। ये सब सिटी न्यूज़ है। ओके, यहाँ पर अब देखिए, ये जो आयुष्मान भारत स्कीम थी ना, इसमें एक मैंडेटरी कंडीशन थी अबाउट दिस ब्रांडिंग एंड नेमिंग। ठीक है, तो पंजाब में इसी को लेकर कुछ इशू चल रहा है सेंट्रल स्टेट के बीच में। पहली बात तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर में फर्क पता होगा। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इट शुड बी फंडेड बाय स्टेट एंड सेंटर। ओके, डिपेंडिंग कि वो किस स्टेट के साथ कितना रेशियो शेयर करना चाहते हैं। इट कैन बी 50-50, इट कैन बी 90-10, इट कैन बी 60-40। ओके, दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेक्टर स्कीम 100% फंडेड बाय सेंटर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर सी है, नाउ पंजाब टसल विथ यूनियन गवर्नमेंट ओवर ब्रांडिंग ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, जिसे आम आदमी पार्टी पंजाब में जो रूल कर रही है वो चाहती है इसे आम आदमी क्लिनिक के नाम पे बनाना। ठीक है, तो सेंटर हैज withheld नेशनल हेल्थ मिशन ग्रांट टू पंजाब ऑफ अराउंड 621 करोड़, एंड it now said that it will withhold over 1800 crore under the scheme to provide capital investment assistance to states unless state is prepared to comply with its branding rules. ओके, तो ये एक टसल चल रहा है दोनों में इसके नाम को लेकर, और क्योंकि ये प्रोविजन मैंडेटरी था कि आपको इसका नाम जो है और ब्रांडिंग जो है उसको एज इट इज रखना है, बट पंजाब गवर्नमेंट उसको चेंज करना चाह रही है, तो सेंटर कह रहा है हम आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, ठीक है, ऑलमोस्ट दिस मच, क्योंकि सेंटर का शेयर है ना 60% इस स्कीम में। ठीक है, तो ये हम विथ हेल्ड कर लेंगे। The scheme offers government a 50-year interest-free loan up to 1.3 lakh crore during 23-24 in a bid to provide a boost to capital spending by the state. कैपिटल स्पेंडिंग यानी कि नए वेलनेस सेंटर बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता था। इट इज a centrally sponsored scheme funded by center in 60-40 ratio. Last month, center has renamed the facilities as आयुष्मान आरोग्य मंदिर। प्रॉब्लम यहाँ है पंजाब गवर्नमेंट को कि ये नाम हम चेंज करना चाहते हैं, हम इसको आम आदमी क्लिनिक रखना चाहते हैं। ठीक है, तो बस इसमें जानना यही था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होती है, सेंट्रल सेक्टर क्या होती है, और सेंटर स्टेट रिलेशन में टसल का एक और वजह मिल गई इन लोगों को। ठीक है, एक तो वो गवर्नर को लेके सभी स्टेट्स के साथ टसल चलती है, वो एक पॉइंट है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में पंजाब के साथ भी चल रही है। यहाँ पे सेशन बुलाया था इन्होंने, गवर्नर ने कहा कि नहीं ये सेशन बिल्कुल इनवैलिड है। ओके, इसके अलावा और टसल इनकी चलती है, जैसे जब प्रधानमंत्री का बीमा योजना आई थी, फसल बीमा योजना, ये इसमें, तो उसमें भी रेशियो कुछ ऐसे ही था 50-50। तो वहां पर भी बिहार सरकार से नीतीश कुमार ने कहा था कि जब 50-50 कंट्रीब्यूशन ही देना है तो इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों बोल रहे हो, उसको बोलो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, तब स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा। अगर सब सब वोटर्स और लोगों के दिमाग में यही बिठाना है कि सब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सब प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो फिर स्टेट से शेयर क्यों ले रहे हो। ओके, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संडे का पेपर है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। साइंस टेक्स से कभी कुछ अच्छा आ जाए तो आ जाए, बाकी जो काम का है वो देख लेते हैं। ठीक है, पॉस्को, पॉक्सो। अब देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि पॉक्सो के बारे में याद रखिए कि ये एक लौता ऐसा कानून है शायद हमारे देश में जो जेंडर न्यूट्रल है। आप अंडर 18 गर्ल के साथ कुछ गलत करें या बॉय के साथ कुछ गलत करें, सजा आपको बराबर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंदौर का एग्जाम्पल था जहां पर एक 25 ईयर की टीचर एक 15 साल के बच्चे को लेकर गुजरात चली गई थी। तो बोथ इलोप एक्चुअली, ओके। तो उस केस में वो जो गर्ल थी 25 ईयर की, उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल लॉ है। अब जरा कुछ ऐसे केस देखिए, जैसे कई बार रेप केस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक केस था आई थिंक चंडीगढ़ का था, जहां पर एक फीमेल और उसके दो मेल फ्रेंड ने एक लड़की को ट्रैप करके उसका रेप किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन दो मेल को जो सजा हुई थी ना, वो इस फीमेल को नहीं हुई उतनी, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल नहीं था लॉ। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब ये जब लेकर आए थे ना पॉक्सो एक्ट, तो इसमें एक तो बहुत स्ट्रिजेंट प्रोविजन थे और साथ में प्रोविजन था फास्ट ट्रैक कोर्ट का, ताकि ये केसेस जल्द से जल्द निपटाए जाएं। बट अब न्यूज पढ़िए, लो रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ पॉक्सो केसेस बाय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। यानी कि इस एक्ट को लाने का जो टोटल गोल था, जो एम था, वही डिफीट हो जाता है अगर इसमें भी केस लंबे चलने लगे तो। अदरवाइज फिर जो मेन स्ट्रीम जुडिशरी है और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं अंडर दिस एक्ट, उनमें फर्क ही नहीं रह जाता है अगर डिले होते रहे। विद ओवर 2.43 lakh पॉक्सो केसेस पेंडिंग ट्रायल इन फास्ट ट्रैक कोर्ट, okay, India has over 1,000 such courts in the country and are currently clearing just 28 cases on an average per year. Okay, जबकि जब लाए थे एक्ट तब हमने सोचा क्या था कि एटलीस्ट 165 केसेस पर ईयर डिस्पोज किए जाएंगे। ठीक है, 165 केसेस प्लस 1000 कोर्ट्स, यानी कि 1.65 लाख केस डिस्पोज होने चाहिए हर साल। बट नहीं हो रहा है। ओके, हार्डली सॉरी हार्डली हार्डली 28,000 केसेस क्लियर हो रहे हैं हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट से। ठीक है, तो ये पेंडिंग जा रहा है इस वजह से। नाउ द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वर सेट अप इन 2019 specifically for trying cases related to sexual offenses, those under POCSO Act. The idea was to allow these special courts to deal with these cases to fulfill the mandate of finishing the trial in 1 year. 1 year, but नहीं कर पा रहे हैं। The mandate for the completion of trial of such cases within 1 year. 1 year में आपको कंप्लीट करना था बट आपने नहीं कर पाए। फर्स्ट विन दी हार्ट्स ऑफ पीपल बिफोर विनिंग एन इलेक्शन, सेट बाय पीएम मोदी। वो बोलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए यूपीएससी काम की नहीं है, बट हाँ अगर रेलवे के एम्प्लॉयज हैं तो उनके लिए जरूर बुरी खबर है कि रेलवे विड्रू इमरजेंसी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। Indian Railway have withdrawn cashless treatment scheme in emergency, a medical facility benefiting a few lakh of serving or retired employees and their dependent family members nationwide. The pilot project for providing cashless treatment in emergency in private railway empaneled hospitals was initially launched in metro cities in 2016, बट अब इस स्कीम को विड्रॉ कर दिया गया है। ओके, अब देखिए, वैसे कहा जाता है इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ हमारे यहाँ बनती हैं। बट इनमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है एपीआई एज अ रॉ मटेरियल, ये हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ठीक है, अब दवाई बनाने के जो सबसे ज़्यादा रिसर्च भी होती है दवाइयों में, वो होती हैं यूके में। ठीक है, इसलिए आप याद कीजिए, मैंने जब आपको यूके का एफटीए पे मेंस 450 प्लस में लेक्चर कराया था, तब मैंने आपसे कहा था कि एफटीए में यूके वांट्स कि उनके जो इन्वेंशन है उन पे पेटेंट रिजीम बहुत स्ट्रिंजेंट हो इंडिया में। ठीक है, ताकि उनके पेटेंट्स का वायलेशन ना हो पाए। यहाँ रिसर्च होती है यूके में, फिर इंडिया में आते हैं, वहां पर दवाई बनती है। ठीक है, उस दवाई को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जिसे हम कहते हैं एपीआई, वो आता है चाइना से। और फिर कुछ मूर्ख कहते हैं कि नहीं नहीं चाइना को बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो, सारी इंडस्ट्री धरी रह जाएंगी हमारी। एनीवे, द क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ बल्क ड्रग्स एंड ड्रग इंटरमीडियरीज imported from other countries including China has grown। और वैल्यू टर्म्स में भी देख लीजिए, 23,000 करोड़ का इंपोर्ट करते थे, अब 25,000 करोड़ का हो गया। इंडिया इंपोर्ट्स वेरियस बल्क ड्रग्स एपीआईज फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। और सबसे ज्यादा करते हैं चाइना से।
ग्रीन टर्टल्स। अब देखिए इन टर्टल्स के बारे में ना एक और रिपोर्ट आई थी काफी टाइम पहले, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ऑलिव रिडले टर्टल्स। इसके रिगार्डिंग एक और चीज थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इनकी फीमेल पॉपुलेशन का बर्थ बढ़ रहा है एंड मेल का डिक्रीज हो रहा है। ये इनका जो सेक्स रेशियो है वो इम्बैलेंस हो रहा है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ ओशियन। ओके। अब ये सेकंड रिपोर्ट ये आई है कि ये जो ग्रीन टर्टल्स हैं जो मेडिटेरियन रीजन में मिलते हैं, इनकी रेंज बढ़ती जा रही है ऑलमोस्ट बाय 64%, यानी कि जितने एरिया में पाए जाते हैं उससे ज्यादा होते जा रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि रेंज बढ़ रही थी तो अच्छी खबर है, अच्छी नहीं है। अगर रेंज बढ़ रही है तो फिर उतना ही ज्यादा ह्यूमन के साथ कंफ्लिक्ट में भी आएंगे, तो वो एक थ्रेट उनका और बढ़ेगा। और ये भी रीजन क्या है इसका भी, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ओके। तो इसीलिए जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हो, तो हर तरीके से सोचो। आपको मैंने टर्टल्स रिलेटेड दो चीजें बताई, राइजिंग टेम्परेचर की वजह से दो चीजें हो रही हैं। एक तो इसमें जो बर्थ हो रहा है उसमें फीमेल्स ज्यादा हो रही हैं, मेल्स कम हो रही हैं, तो अल्टीमेटली इनका जो बैलेंस है सेक्स रेशियो का वो बिगड़ रहा है। दूसरा, इनकी रेंज बढ़ रही है। रेंज बढ़ने से ये होगा कि ये ह्यूमन के कन्फ्लिक्ट में और ज्यादा आएंगे। राइट, ऑल दिस व्हाई, बिकॉज ऑफ सी टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, फिर सी टेम्परेचर का इंक्रीज का इम्पैक्ट हम लोग कोरल्स पे जानते हैं क्या हो रहा है। राइट, फिर सी टेम्परेचर जब बढ़ रहा है यानी पानी ज्यादा गर्म हो रहा है। जब पानी ज्यादा गर्म होता है तो वो उतना ही ज्यादा लाइट हो जाता है, और लाइट होने की वजह से क्या होता है कि वो राइज करता है। ठीक, तो अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम हमारे पास और क्या निकल के आएगी, सी लेवल राइज की। ठीक है, फिर वो कोस्टल लोगों का डिस्प्लेसमेंट, लाइवलीहुड को थ्रेट, एंड वो सारी बातें निकल के आती है। राइट, तो इस तरीके से अलग अलग एंगल से चीजें सोचा करो। Rising global temperature could lead to an increase in the nesting range of green turtles in Mediterranean Sea. It increased by almost 60%. Human-caused climate change has caused sea surface temperature to increase globally, with severe impacts on some marine life. Now, sea turtles, they are particularly susceptible as sex of their offspring is dependent on incubation temperature. See, ये पॉइंट है जो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि इनके जेंडर क्या होगा, सेक्स क्या होगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फीमेल जेंडर ज्यादा हो रहे हैं। However, the authors warn that this increase in green turtle nesting range in the heavily populated central and western Mediterranean would bring them in increased contact with the humans and urbanized beaches, which could negatively affect nesting success. यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है कल्चरल को-इवोल्यूशन का। ठीक है, ये अफ्रीकन हनी गाइड बर्ड, इट अंडरस्टैंड्स एंड रिस्पॉन्ड टू द कल्चरली डिस्टिंक्ट सिग्नल्स मेड बाय लोकल ह्यूमन हनी हंटर्स। ओके, ये एग्जाम्पल है कल्चरल को-इवोल्यूशन का। ठीक है, तो अगर कभी टर्म सिंपल पूछा जाए यूपीएससी का तो इसे समझ जाना, ह्यूमन। ठीक है, वो जो इशारे कर रहे हैं, जो आवाज निकाल रहे हैं, जो सिटी पे जा रहा है, वो समझ रहा है वो पक्षी की इसका क्या इशारा है। या पक्षी जो आवाजें निकाल रहा है वो ह्यूमन समझ रहे हैं कि ये हमें कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, these successful calls have been maintained in these group of generation systems in which humans successfully cooperate with the wild animals are rare. One such involves the greater honeyguide, a small African bird known to lead humans to wild bees nests. Okay. Now, trees in wetter forest are more sensitive to drought. See, annual tree ring growth records from more than 122 species of trees shows that trees growing in wetter forests are more sensitive to increasing drought. Okay. Forest will continue to shift from carbon sink to sources. ये हमारा सबसे बड़ा वरी है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जब हम लोग करते हैं ना, ठीक है, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसमें जितना भी कार्बन स्टोर है उन पेड़ों में, ठीक है, आज तक हम क्या मानते हैं कि ये हमारे कार्बन सिंक है और हम इनको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर जब कट डाउन करते हो तो ये कार्बन सिंक से ना शिफ्ट हो जाते हैं सोर्स की तरफ। अब ये कार्बन सोर्स है, जितना कार्बन इन्होंने स्टोर करके रखा था अपने अंदर वो सब रिलीज होगा। ओके, दिस इज नॉट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक ईल्स तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होती हैं। ठीक है, these electric eel can release up to 860 volt, which is enough to run a machine. Just see कितने वोल्ट का झटका दे सकती है। Electric eels can release enough electricity to genetically modify small fish larvae. Okay, इसके आसपास जो फिश तैर रही होती है ना, ये जिस लेवल की इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर सकती है, उन फिश की जेनेटिक्स मॉडिफाई कर देती है ये।
देखिए इस लेवल का झटका देती है। ये वर्ड याद रखिए, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, इट इज ए जीन डिलीवरी टेक्निक। इसको याद रख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। ये इसी तरह से शॉर्ट शॉर्ट कॉर्नर से यूपीएससी टर्म्स उठा लेता है और फिर एग्जाम में दिक्कत होती है। नाउ electric eels in the Amazon River could well act as a power source. Organism living in surrounding area could act as recipient cells, and environmental DNA fragments released into water would become foreign genes, causing genetic recombination in surrounding organism because of electric discharge. Researchers discovered that 5% of the larva had markers showing gene transfer. Okay, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोपोरेशन। ऑलराइट, पीवीटीजीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब क्या है कि इनको स्टेट लेवल पर जब इनकी पॉपुलेशन वगैरह को काउंट किया गया ना, तो सभी स्टेट्स ने कहा कि देखिए इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। बट सेंटर ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने अभी कुछ बात की वहां पर, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि नहीं कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये तो काउंटर कर रहा है ना फिर स्टेट वाइज सेंसस डेटा को। वो कह रहे हैं डिक्राइज डिक्रीज हो रही है, ये कह रहे हैं नहीं हो रही है। ये जबकि स्टेट्स का तो ये तक कहना है कि ये ट्राइबल ग्रुप्स 40% तक पॉपुलेशन इनकी डिक्रीज हो चुकी है, 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है ट्राइबल, वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे पहले क्राइटेरिया देखते हैं कि हम पीवीटीजीज किनको कहते हैं। तो वो ट्राइब्स, देखिए ट्राइब्स हैं, ठीक, उसके अंदर में फिर कुछ शेड्यूल ट्राइब होंगे जिनको शेड्यूल लिस्ट में डाला होगा, और उनके अंडर में भी कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप होंगे जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड। ओके, उनको कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ओके, पहले उनको कहते थे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, बट ये प्रिमिटिव वर्ड ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था उनके लिए, तो फिर इसके लिए हमने कहा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्राइटेरिया क्या है? डिक्लाइनिंग या स्टेगनेंट पॉपुलेशन हो, यूज ऑफ प्री एग्रीएंट टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो लिटरेसी एटसेट्रा। दे आर फाउंड टू बी लिविंग इन सम ऑफ द रिमोटेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज। इंडिया में 75 सच कम्युनिटीज। ये 75 वर्ड याद रखना, यूपीएससी ने एक बार इसी से खेल दिया था प्रीलिम्स में। ठीक है, और कितने स्टेट में मिलता है? 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ये फैक्ट्स याद रखना जरूरी है, आजकल यूपीएससी इस तरह की चीजें करता है। नाविक में भी उसने 500 किलोमीटर कर दिया था रेंज को, जबकि वो 1500 किलोमीटर कुछ थी। ठीक है, इस तरह के नंबर से यूपीएससी अब आपको ऑप्शंस में खेलने लगा है। चलिए, सबसे ज्यादा पीवीटीजीज हमें कहाँ मिलते हैं? ओडिशा में, दैट इज 15, फॉलोड बाय आंध्रा 12, फॉलोड बाय बिहार, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। ओके, लास्ट हाईएस्ट वाला जरूर याद रखना, उड़ीसा में। ठीक है, 75 पीवीटीजीज होंगे, 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में मिलते हैं, एंड सबसे ज्यादा मिलते हैं ओडिशा में। इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है प्रधानमंत्री जनमन। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अलग से वो दिए जाएंगे पैसे, या अलग से कोई स्कीम आएगी, कोई अलग से स्कीम नहीं है। ये एक इनिशिएटिव है जो मर्ज करता है सभी अदर स्कीम्स को। जैसे आप पक्का हाउस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो मिनिस्ट्री अपना काम देखेगी। घरों तक टैप वाटर वगैरह पहुंचाएंगे, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री वो काम देखेगी। ऑलराइट, उसके बाद फूड वगैरह की अवेलेबिलिटी जो भी है, तो वो फूड आपकी फूड वाली मिनिस्ट्री। उसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब सभी स्पेशल फोकस करेंगे अंडर दिस स्कीम। स्पेशल फोकस किया जाएगा इन सभी सेक्टर्स को पीवीटीजीज तक पहुंचाने के लिए। समझ में आए? The last available census that counted all 75 communities were conducted in 2001, and it estimated their population to be 27 lakh. Okay. They have not attained any significant level of social and economic progress and inhabited remote localities with poor infrastructure, administrative support, and they need special attention. अब देखते हैं पीएम जनमन। तो कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 24,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इंश्योर किया जाएगा कि इन तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाई जाएं, जैसे रोड्स, पावर, होम्स, घर बना के दिए जाएं, मोबाइल कनेक्टिविटी एटसेट्रा टू मोस्ट बैकवर्ड अमंग्स शेड्यूल ट्राइब एंड पीवीटीजीज। वर्क कैसे करेगी? तो सेंटर अपना शेयर देगा इतने रुपए का, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देंगी इतने रुपए का, और करीब 22,000 ऐसे गांव हैं, विलेजेस हैं जहां पर ये लोग रहते हैं, तो उन तक ये सब स्कीम्स पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, 9 मिनिस्ट्रीज विल कॉपरेट
and they will ensure that existing schemes are taken to these PVTG inhabited villages. लाइक अब ये नंबर से याद रखना जरूरी नहीं है। देख जैसे हम लोग करीब 5 लाख पक्के घर बना के देंगे, 8,000 किलोमीटर की रोड्स बनाई जाएंगी, सभी हाउस होल्ड को पाइप वाटर से कनेक्ट किया जाएगा, 1,000 से ज्यादा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, आंगनबाड़ी सेंटर्स, हॉस्टल्स एंड सो ऑन। ठीक है, बस ये देखिए कि ये 9 मिनिस्ट्रीज के कॉपरेशन से चलेगी। एंड प्लीज ये वर्ड जरूर याद रखना, यूपीएससी इस तरह की चीजें करता है आजकल। ठीक है, 9 मिनिस्ट्रीज के कॉपरेशन से चलेगी ये स्कीम। यही छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एग्जाम में गलत टफ बना रहे हैं आजकल एग्जाम को। सेटअप किए जाएंगे वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर, और वन धन विकास केंद्र खोले जाएंगे ताकि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो लोग कलेक्ट करते हैं उसको अच्छे तरीके से सेल किया जाए, अच्छे प्राइस दिए जाए उनको। इसके अलावा ऑफ ग्रिड सोलार पावर सिस्टम लगाया जाएगा टू ब्रिंग इन सोलार स्ट्रीट लाइट्स। ओके, पीएम आवास, पीएम पीवीटीजी। ओके, उसके बाद उज्ज्वला वाली स्कीम, ये मतलब आप वो सारी स्कीम सोच लीजिए जो कि एक सबसे रिमोट विलेज तक आप पहुंचाना चाहोगे एज अ ब्यूरोक्रेट। ओके, बस वही है पीएम जनमन। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि लैक ऑफ करंट डेटा। 10-12 साल पुराना डेटा लिए घूम रहे हैं पॉपुलेशन का आज तक। ठीक है, बेसलाइन सर्वे तो कंडक्ट कराया है मिनिस्ट्री ने, बट इट इज येट टू कंपाइल एन एक्यूरेट एंड करंट डेटा सेट ऑफ द पॉपुलेशन। एंड इवन ये भी गवर्नमेंट ने, इट हैज नॉट मेड एनी रिजल्ट ऑफ द बेसलाइन सर्वे पब्लिक। तो अभी तक तो इसका डेटा है नहीं प्रॉपर। ये मिचांग ज्यादा रेन क्यों लाया है, तो इसमें इतना दिमाग मत लगाओ, वो आपकी काम का नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑन द राइज। बिल्कुल राइज पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि ओवरऑल तो क्राइम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, क्राइम रेट मे हैव डिक्लाइंड इन 22, बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोज बाय 4% एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट। नेचर क्या है क्राइम का? सबसे ज्यादा 31% केस आते हैं क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, यानी कि आप सोच सकते हो डॉरी एक्ट। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा केस यहाँ से आते हैं 30%। इसके अलावा किडनैपिंग, एब्डक्शन, असॉल्ट ऑन वुमेन टू आउटरीच हर मोडेस्टी 18% एंड रेप 7%। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, असॉल्ट ऑन वुमेन टू आउटरीच हर मोडेस्टी, ये सबसे डेंजरस है इस वक्त। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग कहीं भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे गाली लिख देते हैं। ओके, अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। अब्यूज मत करो। कि मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दिखाया था, ट्विटर पे किसी लड़की ने शेयर किया था, किसी ने उसको इनबॉक्स में अब्यूज किया था, एंड लिटरली दी जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने रिप्लाई किया था उसका। सो एक स्क्रीनशॉट आपकी लाइफ खराब कर देगा। सो डोंट डू दैट। नहीं है कोई पसंद, ब्लॉक करो, हटाओ अलग, बट वो गलती नहीं करना। सोशल मीडिया पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते आजकल। एनीवे, तो ये सब जो बढ़ रहा है ये क्राइम, ये क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाई द मेल माइंडसेट एंड सोसाइटल एटीट्यूड इज स्टिल अनचेंज्ड डिस्पाइट हैविंग दीस स्ट्रिंजेंट लॉस। अब इन लॉस में एक और प्रॉब्लम है कि इवन एफआईआर कराना इतना आसान नहीं होता लड़की के लिए। पहली बात तो वो किसी बिना किसी मेल कंपेनियन के जाएगी नहीं। ठीक है, और चली भी गई तो कई बार पुलिस ये सोचती है कि यार इनको आपस में नेगोशिएट करवा दो, केस ना बने तो बेटर है। और अब दिल्ली जैसे सिटीज में तो फिर भी आपको काफी अवेयरनेस देखने को मिलेगी वुमेन में अपने राइट्स के लिए, बट अदर सिटीज की बात करेंगे तो फिर और ज्यादा बुरा हाल है वहां पर। ठीक है, वहां वुमेन नहीं इतने केस रजिस्टर करा पाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है देयर इज स्टिल स्ट्रेंथिंग ऑफ रिग्रेसिव वैल्यू सिस्टम इवन इवन अमंग दी पुलिसमैन। और उसके अलावा फिर वुमेन का पुलिस में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, हार्डली 13 या 11% कुछ है। ठीक है, तो वो भी एक इशू बनता है। हाँ, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंटी वुमेन प्रोटेस्ट प्रैक्टिसेस। अब पार्लियामेंट में एक फीमेल सांसद ने कल ये मुद्दा उठाया भी था कि दीज मूवीज लाइक कबीर कबीर सिंह, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम था, कबीर सिंह, कबीर खान, आई डोंट रिमेम्बर। अगे, एंड देन ये जो अभी एनिमल आई है, ये सब ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मिसोजिनिस्ट हैं। और आप देखिए, ये याद कीजिए कबीर सिंह के टाइम में स्पेशली, ये जो बच्चे होते हैं ना 11th-12th क्लास के लड़के, इन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। ये तो ये मुद्दा कल भी संसद में उठा था, पार्लियामेंट में इसके बारे में स्पीच दी एक फीमेल पार्लियामेंटेरियन ने। तो कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने लगे हो आप एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस को इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। NCRB report mainly shows that women feel confident to approach the police and get criminal cases registered. बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये मेट्रो सिटीज के लिए सही है बट हर जगह नहीं। More cases are being registered in Delhi. In contrast to other parts, the registration of crime is low and the fear of police is high. एक गांव में एक विमेन अगर जाएगी कि हस्बैंड ने असॉल्ट किया है तो वो पहले तो वो खुद डरेगी पुलिसमैन के पास जाने से। ये बिकॉज वीमेन आर इन कैपिटल लाइक दिल्ली आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स।
नाउ क्या की लॉस हैं विमेन की सेफ्टी के लिए? सबसे पहला इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है, ये आपके डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें एक पढ़ा है ना आर्टिकल नंबर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पर्सन एज अ कमोडिटी, ठीक है, मुझे आपसे वो आर्टिकल नंबर जानना है, अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, कौन से आर्टिकल डीपीएसपी के किस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करता है ये एक्ट? इसके अलावा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, अब याद रखिएगा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट उस बिल में से एक बिल है जिसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी पार्लियामेंट में, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग में पास हुआ था ये। सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। अब मुझे ये जानना है आपसे कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस ना, ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस थी, उसके बेसिस पर बना, तो वो गाइडलाइन किस केस में दी थी सुप्रीम कोर्ट ने? उस केस का नाम जानना है आपसे। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। अभी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कंप्लेन्स आती हैं, स्पेशली आजकल जो वेब सीरीज चल रही हैं उनमें। सो अब इतने लॉस होते हुए भी विमेन के अगेंस्ट क्राइम क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस एंड टाइम टेकन बाय कोर्ट्स। कोर्ट्स में आप एक बार गए आपको 3-4 साल लग जाते हैं, एंड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात कम ही करें तो ठीक है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत पुअर होती है। लैक ऑफ पुलिस ऑफिसर्स विद requisite ट्रेनिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन। Despite fast track courts for looking into grievous crime, the fact is they remain as low as ever। अब याद कीजिए एक टाइम चला था जब एसिड अटैक बहुत ज्यादा हो रहे थे, आज से कुछ साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले बहुत कॉमन हो रहा था एसिड अटैक, ओके, एंड लॉ इतने स्ट्रिंजेंट होते हुए भी वो केस चलते रहे सालों साल, ठीक है, जो जो कल्प्रिट्स थे वो बेल पे बाहर भी आ गए, कुछ अपनी सजा पूरी करके आ गए, बट जिस लड़की के चेहरे पे एसिड पड़ा उसको वो ट्रॉमा आज तक फील हो रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, स्पेशली वन बाय द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सेकंड, क्योंकि देखिए कोर्ट कितनी जल्दी डिसीजन देगा डिपेंड करता है कि पुलिस ने कितना स्ट्रांग केस बनाया है, कितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है, और पुलिस कितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेगी ये डिपेंड करता है कि उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है। कई बार तो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कि कहीं चोरी हुई है और पुलिस वाले जाके हाथ लगा रहे हैं हर जगह, तो फिर फिंगरप्रिंट्स कहां से लोगे चोरों के? आपको तो ग्लव्स पहन के आना चाहिए था, आप तो सीधे आ गए उठ के, ये होता है गलती उनसे, ठीक है। तो 3 चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, ट्रेनिंग, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और उसके उस पे बेस क्विक जस्टिस डिलीवरी बाय जुडिशरी। ये 3 स्टेप जब तक नहीं लेंगे तब तक, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो या ये विमेन सेफ्टी वाले एक्ट हो, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है इन 3 स्टेप को लिए बिना। While women police officers are involved in all crimes against women, their proportion in force is dismal and the rate of their recruitment is very low. This causes disproportionate level of workload on the women police personnel, लीडिंग टू स्लोवर रेट ऑफ चार्जशीट एंड कन्विक्शन। अब 12 लोगों का काम अगर आप 4 लोगों से कराओगे तो वो सोचेगा यार मैं ये खत्म करूंगा दूसरा काम आ जाएगा, तो वो भी और लेजी हो जाते हैं फिर कि नहीं, आराम से क्लियर करेंगे, आज हम 4 फाइल क्लियर कर देंगे, कल 10 फाइल और आ जाएंगी टेबल पे, ओके, क्यों? क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट ही इतने कम किए हैं, 12 लोगों के काम का बर्डन 4 लोगों पे पड़ रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पुलिस फोर्स इज जस्ट 11.7%। ऑलराइट, सो प्लीज याद रखिएगा, पहले पुलिस की प्रॉपर एक ट्रेनिंग होना जरूरी है, दूसरा उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी होना बहुत जरूरी है, और थर्ड जितनी स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनेगी, जितना अच्छा केस होगा, उतनी जल्दी जस्टिस डिलीवर कर पाएगा कोर्ट। राइट, ये 3 स्टेप्स लेना जरूरी है, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, ठीक है, वो बच्चों का एक्ट हो या बच्चों की सेफ्टी के लिए या वुमेन की हो, जब तक ये 3 चीजें इंश्योर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब पुलिस रिफॉर्म की बात आती है तो पुलिस में हमेशा से कहा गया है कि 2 रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है, ठीक है, हमें जरूरत है 2 ब्रांच बनाने की, एक होना चाहिए पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग, और एक होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर विंग। लॉ एंड ऑर्डर विंग मतलब वो जो जिनका सिर्फ काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना सिटी वाइड, बट इन्वेस्टिगेशन वाले वो जो हाईली क्वालिफाइड हों, हाईली ट्रेंड हों, ठीक है, जो टेक्निकल चीजें समझते हों, जो ये आपकी फॉरेंसिक वगैरह होती है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन विंग अलग होना चाहिए, तब जाकर वो केस उतने अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। लाइक आरुषि का जो मर्डर केस था, आरुषि तलवार, ठीक है, उस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वही ऑफिसर जब रिटायर हुए और ललन टॉप के शो पे आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हुआ ये था इस केस में कि जब पुलिस गई तो उसके बाद आधे से ज्यादा एविडेंस तो पुलिस की लापरवाही में ही मिट गए थे, ठीक है? कई जगहों पर जहां पे क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट चेक करने चाहिए थे, वहां पे पुलिस वालों ने दरवाजे वगैरह खोलने में उनके फिंगरप्रिंट ओवरलैप हो गए थे। ओके, तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन विंग अलग होना चाहिए पुलिस का, और लॉ एंड ऑर्डर विंग, ठीक है, जो ड्यूटी करते हैं पेट्रोलिंग करते हैं, ये विंग अलग होना चाहिए। ओके,
तब अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी और तब जाकर उतनी अच्छी चार्जशीट होगी, उतनी अच्छी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर कोर्ट उस बेसिस पर जल्दी जस्टिस दे पाएगा। तो कभी भी आप जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें, जस्टिस क्रिमिनल सिस्टम रिफॉर्म की बात करें, तो वो बिना पुलिस रिफॉर्म किए नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट डिपेंड करते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर क्रिमिनल मैटर्स में। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर। तो आपको पता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर में हब बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर पे पूरा एक लेक्चर मैंने 450 प्लस सीरीज में दे रखा है, आपको वहां से देख लेना। ठीक है, यहाँ पर बस यही कह रहे हैं ये लोग कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एरा विद मल्टीपल फैक्टर्स converging to redefine its landscape in 24. Already chips are reaching 2 नैनोमीटर साइज, और यही लेस देन 10 नैनोमीटर वाली जो है ना, उसी पर उसी पर यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप लोग चाइना के साथ ना तो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और ना वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चिप्स आ रही है ना, ये जो हम इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ओके, फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये इसी से डिपेंड करता है इन चिप्स पे। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स एज स्मॉल एज द साइज ऑफ एटम, the ever-growing investment in research and development and cutting-edge fabrication facilities, the evolution in generative AI, post-quantum cryptography, battery technology, space exploration, semiconductors are crucial enabler of digital transformation. यूके के एफटीए की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट नेगोशिएट होने ही वाला है। इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि यूएसए चाहता है हमारे वाइन्स वगैरह पर इंपोर्ट ड्यूटी आप कम कीजिए, और इंडिया के पेटेंट्स लॉज कि आप इनको स्ट्रिंजेंट बनाइए, हमारे यहाँ की रिसर्च के साथ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इंडिया चाहता है कि रूल ऑफ ओरिजिन प्रोविजन को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए, ताकि ये ना हो कि आयरलैंड अपनी वाइन आपके थ्रू भेज रहा है एफटीओ का फायदा उठा के। ओके, तो ये ऐसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक 450 प्लस सीरीज में लेक्चर किया है, एफटीए वर्सेस एफटीए 2.0। ओके, उस लेक्चर को देख लेना। नेक्स्ट, यहाँ पर ईयू ने, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश आते हैं, इसने ऑलमोस्ट एक डील स्ट्राइक कर ली है ऑन रेगुलेशन ऑफ एआई। ठीक है, और इंडिया भी हमेशा कहता रहा है कि ग्लोबल लेवल पर एआई को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाने की जरूरत है। ओके, और अगला जो एआई सबमिट होगा शायद मार्च में, वो इंडिया ही होस्ट करने वाला है। Historic, a draft historic rules regulating artificial intelligence models such as ChatGPT. Okay, curbs on how AI use in Europe, which they said should not hurt the innovation. Okay, तो यहाँ पे हमारा अच्छा, द हिंदू में एक चीज और है, ये रिमेंबर दिस रिवर, उमनकॉट रिवर, दिस इज द क्लीनेस्ट रिवर, और ये कहाँ पर है, तो ये है आपके मेघालय में। देखिए इसमें कितना बढ़िया है, परछाई तक दिख रही है नाव की। तो यहाँ पे हमारा द हिंदू खत्म हुआ। एक बार इंडियन एक्सप्रेस और देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। टू मिनट्स ब्रेक प्लीज, अभी शुरू करते हैं इसको। ओके, चलिए। अब जैसा कि यूएई ने कोशिश किया था कि ये जो रेजोल्यूशन मूव किया गया है इस पर वोटिंग की जाए। ठीक है, तो वोटिंग तो करने की कोशिश की, बट हुआ क्या, 13 मेंबर्स ने तो बैक किया यूएई को, बट यूएस ने वीटो कर दिया, क्योंकि इसमें जरूरत क्या थी कि यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर है उनमें से कोई वीटो ना करे, बट यूएस ने वीटो कर दिया एंड यूके ने एब्सटेन कर दिया। ओके, 15 मेंबर काउंसिल, 15 मेंबर क्यों, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि 2 ईयर टेन्योर के लिए रेगुलरली इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो वो पर्पस डिफीट हो गया जो कहना चाह रहा था कि एटलीस्ट एक सीज फायर तो इमीडिएट अनाउंस किया जाए। तो वोटिंग तो हुई लेकिन डिफीट हो गई। इन वर्ल्ड फर्स्ट यूरोप रीचेज डील ऑन एआई रूल्स, जो अभी हमने उस पर देखा सेम। ठीक है, इंडियन था हिंदू में जो देखा अभी, तो यहाँ पर यूएस, यूके, चाइना एंड ग्लोबल कोलिशन लाइक अ ग्रुप ऑफ 7 मेजर डेमोक्रेसीज हैव जम्प्ड इन with their own proposal to regulate AI, though they are still catching up to Europe.
जो ये नवाज शरीफ, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कितनी सही बात कही है कि 99 में मुझे इसलिए पावर से निकाल दिया गया था बिकॉज मैंने ये जो कारगिल मिस एडवेंचर करने जा रहे थे परवेज मुशर्रफ, इसके अगेंस्ट बोला था। ठीक है, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि आप किससे बात करो, गवर्नमेंट से बात करो उसकी चलती नहीं है, आर्मी से बात करो तो वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश ही नहीं करती है, फिर तीसरा आ जाते हैं इनके टेररिस्ट और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि एक पावर सेंटर नहीं है। अगर आप कितना भी बोल लो कि यहाँ पर अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, अच्छे रिलेशन बनाए लेकिन किसके साथ बनाए, तीनों एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। ठीक है, अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने अपोज किया था कारगिल प्लान को, जबकि ही इज वेरी लीनियंट मैन दिस नवाज शरीफ। वी विल हैव टू improve our relations with India, Afghanistan and Iran, and we need to make stronger relations with China. बट पाकिस्तान में सेंसिबल आदमी ज्यादा दिन चल नहीं पाता है, दैट्स द प्रॉब्लम। एनीवे, यहाँ पर ये नाम याद रखिए, ट्राइनोसोरस रेक्स एंड प्लांट ईटिंग डायनासोर जिसका नाम था सिटिपिस, और इस प्लांट ईटिंग डायनासोर सिटिपिस को ये खा जाता था। ये देखो यहाँ पे, ये इसको खा रहा है और ये बड़ा वाला है। ठीक है, और इसके एब्डोमेन से एज इट इज मिला है इसका स्केलेटन, तो ये माना जा रहा है कि कुछ शायद हार्बीवोरस रहे होंगे और कुछ कार्निवोरस रहे होंगे। ओके, नेवी प्लान टू गेट अंडर सी चैरियोट्स मेड इन इंडिया फॉर स्पेशल ऑपरेशन। अब मार्कोस का नाम तो आप जानती होंगे ना, मराइन कमांडोज जो होते हैं हमारे। ओके, तो उन्हीं के लिए आर्मी जो खरीदना चाहती है वो कह रही है इंडिजिनस होगा तो बेटर होगा। इंडियन नेवी इज प्लानिंग टू एक्वायर इंडिजिनसली मेड स्विमर डिलीवरी व्हीकल्स ऑल्सो नोन एज अंडर वाटर चैरियोट्स और मिडगेट सबमरीन्स as part of efforts to modernize, strengthen capabilities of its Marcos marine commandos for special undersea operation, and this is most deadly force of India. Okay, this along with para commandos and one more is there, I don't remember that, which will be able to carry a crew of at least 6, will be powered by lithium ion batteries। ये जो छोटी छोटी सबमरीन्स होती है ना, चैरियोट्स बोलते हैं उनको, वो खरीदना चाहते हैं। ओके, ये है सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ तमिल सॉरी राम टेम्पल इन अयोध्या दिस। ठीक है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है देखने में ना। एनीवे, इंडिया करंट स्पेंड ऑन एडेप्टेशन टू क्लाइमेट। अब देखिए मैंने आपको ये सारे टर्म्स क्लियर कर रखे हैं ना, मिटिगेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो अब वो सेम चीज़ अगर हम हर लेक्चर में रिपीट करने जाएंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। सो आप अगर फॉलो करते हो तो फिर रेगुलर फॉलो करो। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि इंडिया ने क्या, हमारे जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने कॉप8 में कहा है इंडिया स्पेंड अराउंड 13.35 लाख करोड़ इन 2021, जस्ट ओवर 5.5% of its GDP on climate adaptation. Adaptation efforts are meant to reduce the impact of climate change. चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पर। हमारी गिफ्ट सिटी गुजरात में है। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए हमने एक रेगुलेटर बनाया है कॉमन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। A unified regulator IFSCA governing Gift City has been significant step up. They highlight the lack of separate unified legal and टैक्स स्ट्रक्चर फॉर IFSC। अब देखिए हम चाहते हैं कि हमारा गिफ्ट सिटी वैसा बने जैसा दुबई और सिंगापुर है। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन सिटीज में दुबई सिंगापुर ये फाइनेंशियल हब बन चुके हैं वर्ल्ड के, और इवन लंदन, ऑल दीज आर फाइनेंशियल हब। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि इन लोगों ने यहाँ पर दी है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। आप अपनी करेंसी लेकर आइए, तुरंत पूरा कन्वर्ट कीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, इंडिया कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं करता है, हम अराउंड करते हैं सिर्फ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ओके, तो इसके बारे में और बातें हम इकोनॉमी के रिवीजन सीरीज में करेंगे, अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, इंडिया टू अचीव इट्स नेट जीरो ट्रांजिशन बाय 2070 इट विल नीड एटलीस्ट 10 ट्रिलियन US डॉलर। ये मिनिस्टर का कहना है, बट ये सब मोस्टली बोल बच्चन होते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप। एनीवे, काला आजार के बारे में जानते हैं। पहली बात तो प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, हम लोग एलिमिनेट कर देंगे इस साल, हमारी जो डेडलाइन थी 2024 की उसमें एलिमिनेट कर देंगे हम। इंडिया इज पॉइज्ड टू अचीव एलिमिनेशन टारगेट फॉर विसरल लेशमेनियासिस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, बट उसको जनरल लैंग्वेज में काला आजार कहते हैं हम लोग। विद नो ब्लॉक रिपोर्टिंग मोर देन 1 केस पर 10,000 पीपल।
एंड अब ये याद रखिए, बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली वैलिडेटेड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग काला आजार। बांग्लादेश बिकेम फर्स्ट कंट्री, दिमाग में अच्छे से बिठा लो। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी तरीके से टाइगर डबल करने का जो टारगेट रखा गया था सेंट पीटर्सबर्ग समिट में, उसमें पूछा जाता है कि कई बार ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी आपको प्रीलिम्स में कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डबल। नहीं नहीं, हमने टारगेट 4 साल पहले अचीव कर लिया, वो अलग बात है, बट डबल करने वाली पहली कंट्री थी नेपाल, ओके, टाइगर्स को। सो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर से उठाता है, एंड छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं दे पाते हो। सो रिमेंबर दी बांग्लादेश फर्स्ट कंट्री, ओके। नाउ इंडिया नाउ नीड्स टू सस्टेन इट्स मोमेंटम ओवर नेक्स्ट 3 years, क्योंकि अगर 3 साल तक आपने ये मोमेंटम सस्टेन किया तब भी WHO आपको काला आजार एलिमिनेट डिक्लेयर करेगा। काला आजार इज ए पैरासिटिक इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज, ठीक है। इसमें वेट लॉस हो सकता है, स्प्लीन लिवर एनलार्जमेंट हो जाती है। अभी जो सैंड फ्लाइज होते हैं ना, ये जनरली रहते हैं जो मिट्टी के घर होते हैं ना, तो उसमें जो दीवारों में जो छेद हो जाते हैं, दरारें आती हैं, उसमें रहते हैं ये लोग। Now, there were also 286 reported cases of post काला आजार dermal leishmaniasis, ओके, इसको PKDL बोलते हैं। हम स्मॉल पॉक्स एलिमिनेट कर चुके हैं, पोलियो एलिमिनेट कर चुके हैं, गिनी वॉर्म भी एलिमिनेट कर चुका है इंडिया। इंडिया फर्स्ट टारगेट ईयर टू एलिमिनेट काला आजार वॉज 2010, बट हमने मिस कर दिया। फिर कहा 15 में करेंगे, 17 में करेंगे, 20 में करेंगे, बट अब फाइनली हम कर पाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया, मड वॉल्स के क्रैविक्स में, दरारों में रहते हैं, तो दी फर्स्ट थिंग वाज टू एंश्योरिंग इफेक्टिव इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग द सैंड फ्लाइज ब्रीड इन दी क्रैविक्स ऑफ मड वॉल्स। तो पहले तो हमें कुछ ऐसा यूज करना था प्लास्टर के लिए जो इन मड वॉल्स के क्रैक्स को ना आने दे। सो सेकंड स्टेप ये लिया गया, रिड्यूसिंग क्रैविक्स इन कच्चा वॉल्स टू रिड्यूस ब्रीडिंग एरियाज। वी स्टार्टेड यूजिंग गेरार्ड सॉइल इन झारखंड, ठीक है, झारखंड में मिलती है ये। थर्ड, आशा वर्कर्स को यूज किया गया। आशा नेटवर्क वॉज टास्क विद इंश्योरिंग दैट पीपल विद PKDL कंप्लीट देयर ट्रीटमेंट, ओके, क्योंकि एक डोज इसका काम कर जाता है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग एम्फोटेरिसम B is effective, but it takes at least 14 days or more for this PKDL. Next is teratogenic, meaning it results in abnormal development of the fetus during pregnancy. So this drug cannot be given to children or pregnant women. One of the challenges to ensure strong surveillance to pick up even the few cases. जो थोड़े बहुत आ रहे हैं उनको भी पिक करना जरूरी है। ये फॉसिल फ्यूल, अब क्या हुआ है कि ओपेक की तरफ से ना एक लेटर लीक हुआ, ठीक है, जिसने कहा कि अगर कोई भी प्रपोजल आए फॉसिल फ्यूल के एलिमिनेशन को लेकर तो उसको बिल्कुल डिनाई कर देना। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कुछ कंट्रीज हैं जो ज्यादा सीरियस नहीं है फॉसिल फ्यूल को एलिमिनेट करने के लिए। वो फॉसिल फ्यूल जो 80% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि जो ओपेक मेंबर इसके अगेंस्ट है, इवन चाइना, इंडिया, USA वो भी कोई ज्यादा फेवर में नहीं करते हैं। The leaked content of a letter by Secretary General of OPEC asking its member to reject any language on fossil fuel elimination, ठीक है, क्योंकि अब जो फाइनल आउटकम आएगा, जो एक ड्राफ्ट पास किया जाएगा, उसकी लैंग्वेज मैटर करती है, कि मैं आपको पिछले 3-4 दिन से कई बार समझा रहा हूँ, ओके। तो जब भी इसका फाइनल ड्राफ्ट आएगा तब हम उसको अलग से एनालाइज कर लेंगे कि इसमें क्या काम का है क्या नहीं, ठीक है। बाकी काम की चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि इन लोगों ने एक रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करने का अलायंस बनाया है, ठीक है। 138 कंट्रीज ने, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। ऑब्वियसली ये तो बढ़ती रहेंगी तो नंबर जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने के लिए एक अलायंस बनाया हुआ है, वो भी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। और ये दोनों ना ज्वाइन करने का वजह क्या था कि कॉप के बाहर, यानी कि UNFCCC के फ्रेमवर्क के आउटसाइड आप कोई भी डील करोगे, इंडिया इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन दैट। जो करना है इसके अंडर में करो। The letter asked the members to reject any formula focused on fossil fuel instead of ammunition that leads to. OPEC countries are not the only ones opposing fossil fuel phase out. Even US, China, India are also not very enthusiastic about the inclusion in the final agreement. Fossil fuel phase out is one of the most contentious issues to be discussed at the COP28. Fossil fuels account for nearly 80% of all the emissions. Armenia, Azerbaijan, नगोर्नो काराबक्श रीजन, ठीक है, ये हम जानते हैं लड़ाई हो चुकी है इस पे लेकर इन लोगों में। बट अब एक अच्छी चीज उन्होंने की है कि आर्मेनिया पहले होस्ट करने वाला था, बट उसने पुल आउट कर लिया और उसने कहा अजरबैजान को होस्ट करने दो। इन ए ब्रेक थ्रू डील, आर्मेनिया हैज एग्रीड टू विड्रॉ इट्स कैंडिडेचर एंड लेट इट्स नेबर अजरबैजान होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ COP29-24। तो ये भी याद रखिएगा कि अगला कहाँ होगा दुबई के बाद, तो वो होगा अजरबैजान में। इसका नाम याद रखिए,
यहाँ पे हम लोग साइबेरियन टाइगर्स ला रहे हैं फ्रॉम साइप्रस। साइप्रस वही जहाँ से अभी टैक्स लीक वाले पेपर मिले थे। ठीक है। दार्जिलिंग के पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। याद रखिएगा दार्जिलिंग में है, नायडू वर्ड देख के साउथ में मत चले जाना। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। ये सब हम बात कर चुके हैं ना कि हमने अंटार्कटिका पर पहला एक्सपेडिशन लॉन्च किया था 1982 में, जिसका नाम था ऑपरेशन गंगोत्री। ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेडिशन था। इसका नाम याद रखिए, कोस्ट ऑफ दिस क्वीन मॉड लैंड। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं, 3-4 जगह के नाम दे देगा, जैसे स्टीवर्ड केव, स्टीवर्ड आइलैंड, ऐसा कुछ करके। वो कहेगा ये कहाँ है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में या किस कंट्री में है। आपके सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था, वो न्यूजीलैंड से रिलेटेड 2-3 जगह के नाम दे दिए थे उसने। ठीक है, तो ये क्यून मॉडलैंड ये अंटार्कटिका में है, बस इतना याद रखिएगा। और आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ये सब। अपसर्ज इन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, सेवरल नेशन असर्टेड टेरिटोरियल क्लेम ऑन द कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन डिस्कवरीज एंड एक्सपेडिशन। बट बाद में ये डिसाइड किया गया कि नहीं, अंटार्कटिका ट्रीटी साइन करते हैं, कोई ऑक्यूपाई नहीं करेगा उसको, कोई क्लेम नहीं करेगा उस पर कुछ भी, किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे एक्सेप्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कोई वेपन्स, कोई मिलिट्री बेस कुछ नहीं बनाया जाएगा अंटार्कटिका पर। Amid concerns over mining and countries setting up military bases in 1959, 12 countries signed the Antarctic Treaty. India wasn't among the initial signatories. ये point याद रखिए। Treaty prohibited military activity, nuclear testing, disposal of radioactive waste, and underlined that Antarctica can only be used for peaceful purposes, for scientific investigation and research. Mineral exploitation, except for scientific research, was prohibited. This is important. मिनरल एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते आप वहाँ। ठीक है, साइंटिफिक कुछ कर रहे हो एक्सपेरिमेंट तो उसके लिए कर लो, कि आपको जानना है अंदर क्या है कैसा है, बट किसी और पर्पज से नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एफटीए ब्रिटेन के साथ जब भी होगा तो इससे हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है, सॉरी फैब्रिक इंडस्ट्री, एपेरल, ठीक है, उसको फायदा होगा। द एपेरल इंडस्ट्री कंप्राइजेज 80% ऑफ एक्सपोर्टर्स विद अराउंड 10 करोड़ टर्नओवर। द एवरेज नंबर ऑफ मशीन्स, ये इंपॉर्टेंट, द एवरेज नंबर ऑफ मशीन्स देखिए जरा। ठीक है, इन इंडियन एपेरल मैन्युफैक्चर इज जस्ट 250-400। बांग्लादेश, वियतनाम हमसे बेटर हैं, whereas competing countries have an average of 800 to 1000 machines. There is hardly any vertically integrated units like in Vietnam. Both these factors limit the capacity of the industry. ये सेम चीज़ है भाई। ठीक है, कि ये फॉसिल फ्यूल के फेस आउट को ओपेक एटलीस्ट पसंद नहीं करता। Okay, rest is sports news. So that's it for this session. Okay, as I already told you at the start of lecture that 20 अक्टूबर तक चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, बट उसके बाद वी विल कैच अप स्पीड एंड प्रीलिम्स का कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा 1 जनवरी से। ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको मेंस 450 प्लस के लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के वीडियोस भी मिलेंगे। इसके अलावा जो भी इसमें से एक्स्ट्रा न्यूज़ के साथ जो भी टॉपिक एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना होगा, जैसे एनआईए था आज फ्रंट पेज पे, तो उसके डिटेल नोट्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे। ओके, और उसके साथ साथ हम जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा हमारी प्रिपरेशन के। सो आपकी प्रिपरेशन पूरी हॉलिस्टिक वे में कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के वीडियो देख लोगे या प्रीलिम्स का पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं, पूरी हॉलिस्टिक लेकर चलोगे प्रिपरेशन तभी होगा। क्योंकि आज पेपर सिर्फ 100 क्वेश्चन का नहीं रह गया यार। जिस तरह से ऑप्शन आते हैं ना कि 1 ओनली करेक्ट या 2 ओनली, 3 ओनली या ऑल आर करेक्ट, ये जब जब से ये पैटर्न इंप्लीमेंट किया ना उसने पिछले 2 साल से, तब से वो 100 क्वेश्चन का पेपर 300 क्वेश्चन के बराबर फील होता है। सो प्रीलिम्स मेंस जैसा कोई बाइफर्केशन लेकर नहीं चल सकते। अच्छे से प्रिपेयर करो, होलिस्टिक करो एंड बी comprehensive. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day. Keep learning.